पक्का। चलो दोस्तों, फटाफट से आ जाओ। सबसे अच्छे इलस्ट्रेशन पे सिंगल एंट्री के और सबसे बड़े, ठीक है। इसमें बहुत सारी तिगड़म चीज़ें दी हुई है ना। बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन है, फोकस करना है इस पे। अगर आप ये कर लोगे ना तो ये गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इस टाइप का तो आप वो क्रैक कर पाओगे। सेम इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते, मैं फिर कहता हूँ। और अगर आते हैं तो भैया छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन के आंसर को बनाने में ही ये मान के चलो 45 मिनट्स लग जाएगा, ठीक है। पर कुछ पार्ट आ सकता है, और अगर ऐसा इसका कोई पार्ट आएगा तो आप वहाँ क्रैक कर लोगे, ये कहानी होती है। इसलिए हमको प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देखिएगा। मिस्टर अनूप runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit। मिस्टर अनूप जो है वो होलसेल बिजनेस रन कर रहा है, जहां पे वो जितनी भी परचेज करता है और जितनी भी सेल्स करता है वो किस पे करता है, सिर्फ क्रेडिट पे करता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये हिंट दे दिया इसने। मतलब कोई भी कैश परचेज कैश सेल्स नहीं है। मतलब कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से कैश सेल या कैश परचेज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ये हिंट दे रहा है साफ साफ। तो क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल अगर ये आपको दे देगा तो बढ़िया बात है, नहीं देगा तो कहाँ से निकालोगे? नहीं देगा तो कहाँ से निकालोगे? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के निकालोगे। और डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए भी आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो क्या पता उनके लिए भी आपको ये बिल पेबल बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाने के लिए बोले। तो पहले बिल पेबल बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर डेटर क्रेडिटर क्लोज करेंगे, और फिर क्या निकल जाएगा वहां से? क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। या फिर उसे तो दिया हुआ हो मुझे, तो देखते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है। तो मुझे इन्होंने डेटर की ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बिल पेबल का दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर का दिया है, इन्वेंट्री का दिया है, बैंक का दिया है और कैश का दिया है। दोनों का अलग अलग दिया है दोस्तों, याद करो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमारे को कैश और बैंक का बैलेंस इकट्ठा दिया हुआ था, तो हमने इकट्ठा कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट बनाया था। यहाँ पे अगर आपको अलग अलग बैलेंस दिया हुआ है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेटरी कि आप इनके अकाउंट अलग अलग बनाओ, या एक अकाउंट बना के अलग अलग कॉलम बनाओ। मतलब आपको कैश का कॉलम अलग और बैंक का कॉलम अलग बनाना चाहिए। कंबाइन करने की कोई भी गलती मत करना। हो सकता है दोनों अकाउंट से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ जाए। क्लियर है कहानी? चले आगे। ओके। अब साल भर में जितने भी कैश के या बैंक के ट्रांजैक्शन हुए वो हमको ये बताना चाह रहे हैं। एक बार जस्ट रीड कर रहे हैं, हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं कि बैंक में डिपॉजिट करा आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस ऑफ समथिंग, सैलरी, पर्सनल एक्सपेंस। मतलब ये सब पे करने के बाद कैश में हम लोगों ने इतने रुपए बैंक में जमा कराए। कैश विड्रॉ करा बैंक से, कैश पे करा मैंने फर्नीचर के लिए, चेक कलेक्ट किया कस्टमर से बट डिसऑनर हो गया, बिल एक्सेप्ट करा कस्टमर ने, बिल एंडोर्स, बिल डिस्काउंटेड, बिल मेच्योर्ड, बिल एक्सेप्टेड, पेड सप्लायर बाय चेक, ठीक है। रिसीव्ड 20,000 ऑन मेच्योरिटी बाय चेक, रेंट रिसीव्ड, बिल्डिंग वॉज परचेज। मतलब ये सारे आपने को कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इन कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन के अंदर बिल्स का काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है डिस्कशन। तो अपने को बिल पेबल या बिल रिसीवेबल के भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डेटर और क्रेडिटर तो बनाने पड़ेंगे ही अगर परचेज सेल निकालना है तो। फिर ये बोल रहा है इनके अलावा अदर ट्रांजैक्शन हमको दिए हैं। मतलब ये कैश के अलावा ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं कि कोई कोई क्लेम आया अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेज, उसके लिए लीगल एक्सपेंस 17,000 रुपये हमारे लग गए, है ना। फर्म को लग रहा है कि वो केस हार जाएगा, मतलब प्रोविजन बनाना पड़ेगा लॉस का। गुड्स रिटर्न करे सप्लायर को, मतलब परचेज रिटर्न। गुड्स कस्टमर ने रिटर्न करे, मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। देखो परचेज और सेल्स की इन्फॉर्मेशन कहीं डायरेक्टली दी है क्या? परचेज और सेल्स की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी है क्या? नहीं दी हुई। उसके बाद डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, डिस्काउंट मिला है या दिया होगा? डिस्काउंट मिला होगा, सप्लायर से डिस्काउंट मिला होगा ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। कस्टमर को डिस्काउंट दिया होगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इन्होंने हमको दी हुई है। तो ये ट्रेडिंग पेंडल बनाते टाइम पे तो काम आएगा ही आएगा, साथ में डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाते टाइम पे भी काम आएगा। बिजनेस बोले रेंट प्रीमाइस पे करते थे, उसका रेंट था 20,000, जो ईयर एंड पे भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये अपने पेंडल में जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा। और हमको बनाना है ट्रेडिंग और पी एंडल अकाउंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
तो सर ये समझ में आ गया मुझे कि कुछ भी साफ साफ सीधा सीधा दिया हुआ नहीं है। तो मुझे कैश का अकाउंट भी बनाना है, बैंक का भी बनाना है, डेटर का भी बनाना है, क्रेडिटर का भी बनाना है, बिल पेबल का भी बनाना है और बिल रिसीवेबल का भी बनाना है। तो छह तो पता लग गया अभी। वर्किंग ये तो करनी करनी है। तो आ जाओ भैया, इसमें चलते हैं पहले वर्किंग नोट में। साफ साफ कहानी यही है, बिना वर्किंग के अपन कर ही नहीं सकते सर ये। सबसे पहला वर्किंग नोट। डेटर अकाउंट। खींचो फटाफट से वर्किंग नोट खींचो। प्लीज ड्रॉ दी फॉर्मेट फॉर वर्किंग नोट्स। उसके बाद मैं बोलूँगा मतलब उसके बाद आप कुछ भी बना लो, मतलब कोई भी सीक्वेंस रखो। मैं तो पहले एक बार क्या ऊपर ले रहा हूँ कैश और बैंक। उससे क्या थोड़ा सा मेरे लिए वर्क इजी हो जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट। सर आपने तो कहा था इकट्ठा नहीं बनाना है। हाँ तो मैं इकट्ठा नहीं बनाऊंगा भाई, मैं अलग अलग कॉलम रखूंगा, डोंट वरी। कॉलम अलग अलग रख दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेशन आई में तो कॉलम भी एक ही था अगर आप चेक करोगे तो। और आप चाहो तो कैश अकाउंट ही अलग और बैंक अकाउंट ही अलग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो यहाँ अलग अलग कॉलम रख रहा हूँ। बड़ा बनाना क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, उसके बाद थर्ड कौन सा बना है। सर कोई सा बना लो, बिल रिसीवेबल बना लो। बनाए तो सारे ही हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट। कोई सा बना लो, मैंने क्या एक्चुअली डेटर के हिसाब से बनाया था, तो इधर बिल रिसीवेबल। अच्छा वो तो कोई बात नहीं। तुम अब बन गया, कोई बात नहीं, क्रिएटर बना लो। फिर बिल पेपर बना लो। ये हो गए अपने सारे वर्किंग नोट के फॉर्मेट रेडी। चलो अब इंफॉर्मेशन है आती जाएगी, उसको हम पुट करते जाएंगे। और उसका साथ साथ ट्रीटमेंट ट्रेडिंग मेडल में जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी करते जाएंगे। करें स्टार्ट, शुरू करें दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सर हमारे ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं अपन, एक काम करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ओपनिंग का यहाँ पे इन्होंने कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है क्या? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। और अपने को बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए, तो फिर एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। सिक्स्थ। क्लोजिंग तो आंसर का पार्ट है, बट क्लोजिंग बनाने के लिए अपने को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और ओपनिंग बैलेंस शीट फिर वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगी। अरे तो वो तो निकाल लेंगे ना, वो तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे ना, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस करके, ड्राइंग को लेस करके और प्रॉफिट को ऐड करके, लॉस को लेस करके।
चलो सर, अब फाइनली सारे फॉर्मेट रेडी हैं, पढ़ते हैं सर, फटाफट से करते हैं सारा कार्यक्रम। डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो डेटर के अकाउंट में तो लिखो ही लिखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखो। तो पहले तो डेटर के अकाउंट में लिखवा दो। डेटर का ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट कितना है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। और क्लोजिंग कितना है? 92,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो डेटर लिख देना असेट साइड पे। एक्सक्यूज मी। कितने का डेटर आपका? 92,000 क्लोजिंग। और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं। अच्छा, औरतों को वैसे असेट दिया भी नहीं है ना। कितना ओपनिंग डेटर? 70,000। ओके। ओपनिंग बी आर बताना, ओपनिंग बी आर 15,000। पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट जितना लिखना लिख लोगे, निपटाता हूँ कार्यक्रम। 12,000। ओपनिंग बिल पेबल। ओपनिंग क्रेडिटर 40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000। ओपनिंग बैंक 90,000। ओपनिंग कैश 5,200। ओके, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट तो जितना इतना इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी डाल दी एक साथ कंप्लीट। बार बार आऊँगा जाऊँगा, टाइम बचेगा। अब एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सब लिखवा दो। बिल रिसीवेबल कितना दिया हुआ है क्लोजिंग का, कमॉन। आपको दिया हुआ है क्लोजिंग का 6,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,90,000। क्लोजिंग बैंक बैलेंस 87,000। क्लोजिंग कैश 5,300। क्लोजिंग बिल पेबल 14,000। क्लोजिंग क्रेडिटर 56,000। जो भी आया एक बार बैलेंस शीट तो मैंने पूरी फिल कर दी, ठीक है। आपने भी कर दी होगी साथ साथ कंप्लीट। अब चलते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ। कितना है? और क्लोजिंग 190। तो ये इन्वेंट्री मैंने डाल दी यहाँ पे। ओके। अब अपन ने डेटर में ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया। अब फटाफट से आप मुझे है ना कैश में भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिलवा दो। तो कैश में कितना ओपनिंग है? 5,200। और ओपनिंग बैंक कितना है? 90। अब मुझे क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक 87,000। अभी सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ भाई साहब। बिल रिसीवेबल कम ऑन। इसके फॉर्मेट बनाने में और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने में ही 7 8 10 मिनट चले जाएंगे।
हाँ, क्लोजिंग, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल 6,000। ओपनिंग क्रेडिटर 40। क्लोजिंग क्रेडिटर 56,000। ओपनिंग बिल पेबल 12,000। और क्लोजिंग बिल पेबल। हाँ जी, रेडी, ऑल सेट। सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आपने बैलेंस शीट में भी लिख दिए होंगे और सारे अकाउंट में भी लिख दिए होंगे, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपने ट्रेडिंग में भी लिख दिया होगा। चले अभी स्टार्ट करें। ओके, चलो कम ऑन। पढ़ते हैं सर पहला ट्रांजैक्शन। हमने सर बैंक में डिपॉजिट कराया। अब यहाँ पे ना एक मैं यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बैंक में डिपॉजिट करवाया क्या? कैश। कितना? 7,62,500 762,750। क्या करने के बाद? बोले सर शॉप एक्सपेंस 600 पर मंथ पे करने के बाद, सैलरी 9,200 पर मंथ पे करने के बाद, और पर्सनल एक्सपेंस 1,400 पर मंथ पे करने के बाद। एक बार आप एंट्री बताओगे क्या मेरे को? अगर अपन ने एक्सपेंस पे किया होगा, सैलरी पे की होगी और ड्राइंग हुई होगी, तो एंट्री क्या हुई होगी? शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 600 पर मंथ इंटू 12 करना। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना कम हो? 9,200 इंटू 12 करना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 1,400 इंटू 12 करना। 16,000। टू कैश। और साथ में इसमें बैंक को भी डेबिट करवा दो। बैंक डेबिट कितना? बैंक में कितने जमा कराया है? 7,62,750। यस और नो? अब ये शॉप एक्सपेंस और सैलरी कहाँ चले जाएंगे? पी एंड एल में। ड्राइंग कहाँ से माइनस हो जाएगी? कैपिटल से। और बैंक में चला जाएगा डेबिट में, और कैश में चला जाएगा सारा अमाउंट क्रेडिट में। टोटल बताना कैश कितना क्रेडिट हुआ। टोटल बताना टोटल। 8,97,150। आया कि नहीं आया? चले करें इसकी इफेक्ट जहाँ जाना है। तो पहले चलते हैं अपन लोग भाई साहब कैश और बैंक अकाउंट में। तो कैश में तो क्रेडिट साइड लिख दूं, बाय शॉप एक्सपेंस, बाय सैलरी, बाय ड्राइंग, और बाय बैंक। बोलो फटाफट अमाउंट बोलो। 7,200, 1,10,400, ड्राइंग 16,800, और बैंक में 7 लाख। अब बैंक में पैसे आए तो डेबिट साइड में टू कैश। 7,62,750। एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करोगे, हो जाएगा। सिंगल एंट्री का यही सीन है बस। चलें आगे। क्लियर? अब अगर एक्सपेंस पे करे होंगे तो उसको ईयर एंड पे पेंडल में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक एक लाइन दोनों तरफ ऊपर छोड़ने के बाद डेबिट साइड में टू सैलरी और टू ऑफिस एक्सपेंस, टू शॉप एक्सपेंस। कितना है शॉप एक्सपेंस कितना है आपका? शॉप एक्सपेंस 7,200, और सैलरी कितनी है? 1,10,400। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ड्राइंग कहाँ से माइनस होगा? वैसे तो कैपिटल का अकाउंट बनाना चाहिए अपने को, और वहां से माइनस करना चाहिए उसको।
पर अब अकाउंट तो बनाते नहीं है अपन तो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में इंटरनल कॉलम में शो कर देते हैं। तो यहाँ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो भी रहेगा वो लिख देंगे अपन पहले, यहाँ पे जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसमें से ड्राइंग को लेस कर देता हूँ। कितना है ड्राइंग? सर ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में नहीं करोगे क्या? अरे ओपनिंग में क्यों करूंगा, ओपनिंग जो भी मेरे पास में कैपिटल का बैलेंस था उसमें से ही तो मैं ड्राइंग माइनस करूंगा ना, साल भर में हुआ है। तो मैं ओपनिंग बैलेंस जो भी आएगा उसमें से मैं ड्राइंग लेस कर दूंगा, एडिशनल कैपिटल होगी तो ऐड कर दूंगा, और प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दूंगा, लॉस होगा तो लेस करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल दूंगा। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा देखो यार जगह बना रहा हूँ, बिल पेबल मैं नीचे लिखा हूँ जगह मेरे पास में। बिल पेबल कितना था क्लोजिंग? 14,000 ना। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड, कैश विड्रॉ किया मैंने बैंक से 1,21,000, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री में कई बच्चों को डाउट रहता है, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब वो असहज महसूस करते हैं इसको पोस्ट करने में। तो भैया मैं तो क्या करता हूँ ना, पहले कैश के डेबिट साइड में लिखाऊंगा और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखाऊंगा, पहला अमाउंट लिखता हूँ मैं तो कैश के लिखूंगा डेबिट साइड में कितना, 1,21,000 कैश अकाउंट के डेबिट में, और बैंक के मैं लिखूंगा क्रेडिट में। सीधी बात है। और अब जहाँ अब जो भी लिखना है मेरे को वहाँ लिखूंगा, तो लिखना है मुझे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ लिखना है बाय कैश। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी जीवन में? चलें आगे। ओके, कैश पेमेंट टू सप्लायर, 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर, एंट्री बोलो, थर्ड एंट्री की एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश है दो भी चलेगा। सर कैश लिखा है तो कैश ही चलेगा, और फर्नीचर भी लेकर आए अपन। हम्म। कितना टोटल कितना? 1 लाख। तो इसकी पहले कैश में पोस्ट करते हैं, फिर क्रेडिटर में डेबिट करते हैं, और फर्नीचर का अकाउंट तो अपन बना नहीं रहे, तो फर्नीचर को अपन बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। है कि नहीं? है नया आ गया ना, पहले तो था ही नहीं। तो पहले तो कैश में क्रेडिट साइड में लिखता हूँ बाय क्रेडिटर, कितने रुपए? 77,000। और फर्नीचर में ये क्लियर? अब अपन ने क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाया है, चेक करो। क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाया है, तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू कैश, 77,200। फर्नीचर का अकाउंट तो बना नहीं रहे। अच्छा, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, कहीं लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है साल भर में कोई से डेप्रिशिएशन कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो मतलब जो फर्नीचर खरीदा है वो मेरे पास में ईयर एंड में बच जाएगा तो बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ असेट साइड में। इसको ट्रेडिंग में थोड़ा डालूंगा, तो असेट है मेरा। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी? चले आगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखो। फोर्थ पॉइंट, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड, मतलब इसका बताओ क्या हुआ होगा। तो पहले रिसीव करने की एंट्री करनी है या नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? साल भर के कैश के ट्रांजेक्शन बता रहा है आपको ये, साल भर के। तो फिर अपने को जब चेक मिला होगा अपन ने बैंक में जमा कराया होगा। हेलो? तो वो वाली एंट्री भी करनी है और डिसऑनर वाली एंट्री भी करनी है, या सिर्फ एक करनी है? सिर्फ डिसऑनर वाली एंट्री करनी है, आप ऐसा कह रहे हो?
अरे नेट इफेक्ट क्या होता है इसमें? नेट इफेक्ट कैसे आएगा? पहले चेक मिलेगा तो आप पहले उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करोगे, डेटर करोगे, उसके बाद ही डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे। ये डायरेक्टली डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लो साल भर में, मतलब साल भर में सिर्फ यही हुआ? या फिर आप ये मान रहे हो कि ये चेक अपने को लास्ट से मिले? ये तो साल भर का ट्रांजेक्शन है, मतलब पूरे करंट ईयर के अंदर अपने को चेक मिले हैं, और उसके बाद अपन ने करंट ईयर के अंदर ही इसको बैंक में जमा कराया होगा, और वो डिसऑनर हो गया। है कि नहीं है? यही तो हुआ होगा। क्या लग रहा? बोलो बोलो, सोचो। क्या? क्लोजिंग भी दिया हुआ है सर आपको, ओपनिंग भी दिया हुआ है, तो साल भर के ट्रांजेक्शन आपको वही तो दे रहा है। ये साल भर में ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वही तो आपको दे रहा है। तो साल भर में अपने को चेक मिला होगा कि नहीं मिला होगा? पहले चेक मिला होगा तो पहले अपने साल भर में जमा भी तो कराया होगा, उसके बाद ही तो क्या हुआ होगा वो डिसऑनर। मैं तो यही मानूंगा, चेक कलेक्ट किया कस्टमर से, मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया, डिसऑनर हो गया। है कि नहीं है? आप चेक कर लो। गो एंड चेक दिस। कम ऑन, लगाओ अपने दिमाग। कम ऑन, अप्लाई योर माइंड। सिर्फ डिसऑनर की एंट्री पास करनी है या पहले चेक मिला उसकी एंट्री भी पास करनी है? ऑब्वियसली होगी। साल भर का ट्रांजेक्शन है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। तो पहले चेक मिला, जमा कराया होगा बैंक में, क्या एंट्री हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। और डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ रहे हो आप? तो आ जाओ, दोनों करते हैं। तो पहले तो बैंक में बढ़ा दिया टू डेटर। कितने रुपए? 5,000 बैंक में डेबिट कर दिए। 5,000। और ये डिसऑनर हो गया तो बाय डेटर। एक बार तो टू डेटर, एक बार बाय डेटर, इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आया, जीरो। समझ में आया? आगे अब डेटर में भी करना तो पड़ेगा। एक बार तो बाय बैंक डेटर के अंदर जब चेक मिला था, और डिसऑनर होने पे वापस से टू बैंक, वापस डेटर बढ़ा दिया। समझ आया क्या? पक्की? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 40,000। तो मैंने बिल ड्रॉ किया होगा पहले, उन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दिया। कस्टमर दे रहा है मुझको बिल, क्या है मेरे लिए, बी आर या बिल पेबल? अरे सर बी आर ही मिलता है, क्या एंट्री करोगे? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कस्टमर मतलब डेटर, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर के क्रेडिट साइड में लिखो, और बी आर के डेबिट साइड में। कम ऑन। डेटर के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए का है? 40,000। और बी आर के डेबिट में लिखो। क्लियर? कंफर्म एकदम मैटर? श्योर है ना? चलो आगे। बिल हमने एंडोर्स कर दिए, तो हमने किसी को एंडोर्स किए होंगे। अब किसको एंडोर्स किए होंगे? क्रेडिटर को ही भाई, बिना बोले तो यही मानेंगे। है कि नहीं? हम ये तो नहीं मानेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर। हम क्या मानेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। चेक करते रहो आप, चेक करते रहो, ये इज्यूम अज्यूम करेंगे हम। तो एंट्री हम ये मान रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। हाँ जी, यही है ना? कितना? 10,000। 10,000। तो बी आर के अंदर लिख देते हैं हम लोग, बाय क्रेडिटर। 10,000। और क्रेडिटर में लिख देते हैं टू बी आर।
ओके, चलें आगे। 7 पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट ऑफ 750। तो बिल डिस्काउंट करके 20,000 मिले हैं या बिल 20,000 का था? हाँ, बिल 20,000 का था या बिल डिस्काउंट करके 20,000 मिले हैं? मतलब बिल 20,000 का था या बिल 20,750 का था? बिल 20,000 का था, और 20,000 के बिल को हमने डिस्काउंट करवाया और हमको मिले कितने? 750। अब डिस्काउंट करवाया होगा तो बैंक में पैसे ही आया होगा, तो एंट्री क्या हुई होगी? कम ऑन। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट और 2। ऑल सेट। तो अब इसको पोस्ट करो। एक तो बैंक के डेबिट में, बीआर के क्रेडिट में, और फिर पेंडल में जाएगा ना डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो पेंडल में डालना मत भूल जाना, साथ साथ लगे तो। चलो भैया। कितना आया अपने पास बैंक में? 19,250। बी आर हो जाएगा अपना का कम, बाय बैंक और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। और डिस्काउंटिंग चार्ज ईयर एंड पे पेंडल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डेबिट साइड पे टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? ओके, देन चेक नेक्स्ट वन। बिल matured एंड ड्यूली कलेक्टेड। अब देखो, बिल मेच्योर हो गए और हमने कलेक्ट कर लिया, तो अब कलेक्टेड यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना, मतलब क्या? हमने, ये बैंक ने कलेक्ट करे बिल या हम कैश में कलेक्ट करके लेकर आ गए, ये बताओ। बैंक ने कलेक्ट करे तो पहले हमने बिल भेजे भी होंगे बैंक के पास, पहले हमने बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजे होंगे। तो कलेक्शन के लिए भेजने वाली एंट्री करनी है, या सिर्फ पैसे मिलने वाली एंट्री करनी है, या ये मानना है कि कैश में कलेक्ट हुआ या बैंक ने कलेक्ट किया? अब ये सारा इसमें पंगा है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं आपको? भाई अगर आप ये मान रहे हो कि बैंक ने कलेक्ट किए बिल, तो फिर अपन वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर करके फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन करें, या डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर करें, या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर करें? सिंगल एंट्री पढ़ रहे हो यार, डीप तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं करते हो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर करते हो, देन ऑल्सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बिल कलेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा अपने को। हम यहाँ पे ये, आप इसमें दोनों अजम्पशन ले सकते हो कि कैश में मैंने कलेक्ट किया मेरे बिल को, या फिर बैंक में पैसा आया। तो शब्द यहाँ पे कलेक्टेड लिखा हुआ है, तो मैं ये मानूंगा कि बैंक में पैसा आया। लाइक आई अज्यूम दिस वे। आईसीआई ने क्या किया? यू कैन जस्ट चेक। मैं तो ये मानूंगा इसमें कि भाई बैंक में पैसा आया होगा, बिकॉज वर्ड लिखा हुआ है कलेक्टेड। तो कलेक्टेड मतलब बैंक ही गया होगा मेरे बीआर से पैसे लेने के लिए, तो मैं डायरेक्ट नेट एंट्री कर सकता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। और चाहूँ तो मैं दो भी कर सकता हूँ, पहले तो बिल भेजने की और फिर पैसा मिलने की। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक क्लास में सब बता रखा है, ठीक है? और यार नेट भी कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, तो मैं कैश में कलेक्टेड इसको नहीं ट्रीट कर रहा। ओके, मैं यहाँ पे यही अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि कलेक्टेड लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, सेट है। तो एंट्री हो गई इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, 16,000।
तो चलो बैंक के डेबिट में चलो। टू बिल्स रिसीवेबल 16,000 बैंक के डेबिट में, और बीआर के क्रेडिट में बाय बैंक, बीआर के क्रेडिट में बाय बैंक 16,000। चल रहा है गेम बराबर, सेटल है। ओके नेक्स्ट, बिल्स एक्सेप्टेड 24,000। बिल एक्सेप्टेड तो ऊपर तो लिखा हुआ था बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, तो वो बीआर थे, तो ये बिल एक्सेप्टेड लिखा है, इसका मतलब बीपी है। अब बिल्स पेबल अगर अपन ने एक्सेप्ट की तो एंट्री क्या होती है इसकी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। सिंगल एंट्री या डेप्रिसिएशन के कुछ वीडियो पे कमेंट आता है मेरे पास यूट्यूब पे कि टू स्लो, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप। तो भाई अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा ये चैप्टर पढ़ लेना पड़े, क्योंकि ये डेप्थ इन डेप्थ चैप्टर है। अब हो गया गया जमाने में, आज इंस्टाग्राम शॉर्ट्स की जमाने में 30 सेकेंड शॉर्ट्स या 1 सेकेंड 1 मिनट शॉर्ट्स में अब क्या फटाफट चाहिए। वीडियो खोलो 10 मिनट में आंसर करा दो, अरे कहाँ से करा दो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। डिस्कस ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, है कि नहीं। चलो तो क्रेडिटर के डेबिट में लिखो टू बिल पेबल, कितना था 24, और बिल पेबल के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर 24,000। कोई दिक्कत, चलें आगे। पेड सप्लायर बाय चेक, कम ऑन एंट्री बताओ। पेड सप्लायर बाय चेक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,20,000, 3,20,000। तो क्रेडिटर में भी चलते हैं और बैंक में भी क्रेडिट साइड में चलते हैं। कितना 3,20,000। ओके, और क्रेडिटर के डेबिट में चलते हैं टू बैंक, थ्री लाख 20,000। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। ओके, रिसीव्ड 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर बाय चेक। LIC तो पर्सनल होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो पर्सनल पॉलिसी, पर्सनल एसेट है प्रोपराइटर का, अगर अकेला मालिक है तो। भाई ये JLP तो है नहीं, SLP तो है नहीं, और पार्टनरशिप फॉर्म तो है नहीं, समझो आप। पार्टनरशिप फॉर्म होती तो और पैसे मिलते तो फिर तो फॉर्म की प्रॉपर्टी होती वो, पर ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन है। और ओनर को अगर पैसे मिले हैं और ओनर वो खुद का फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में ला रहा है, या बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसके पर्सनल एसेट्स के पैसे मिल रहे हैं, तो उनको क्या मानते हैं, एडिशनल कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एड कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बैंक में डेबिट साइड में चलो टू कैपिटल, कितने रुपए आए 20,000, और कैपिटल में ऐड करेंगे। अब कैपिटल का अकाउंट तो अलग से बनाएंगे नहीं, बैलेंस शीट में ही शो कर देते हैं ना हम तो यहीं शो कर दो एडिशनल कैपिटल, कितने रुपए 20,000। अब जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगी उसमें एडजस्ट करके दिखा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही, आ रहा है ना। आगे चलो, रेंट रिसीव हुआ 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय प्रोपराइटर। अब ये क्या है, ओन्ड बाय प्रोपराइटर, प्रीमाइस मिला, ये बिजनेस इनकम है या ये एडिशनल कैपिटल है, लाइक। हाँ भाई इसने जैसे लिखा है ना, तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि भाई ये मतलब अपने एडिशनल कैपिटल ही है कि नहीं है। तो इसकी भी क्या एंट्री होगी फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल। इसको भी फिर क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो लैंग्वेज ये यूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि ये इसके पर्सनल प्रॉपर्टी का ही रेंट मिला है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट थोड़ा ना आ रहा है? तो सर क्यों ऐसे क्यों मान रहे हो इसको, बिजनेस इनकम मान लो। अरे तो फिर ये है ना, फिर ये यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था इसको, बस ऐसे लिखना चाहिए था इसको, इतना। अगर ये इतना लिखता ना तो मैं मानता कि ठीक है भाई, अपने बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग होगी, उसका रेंट मिला होगा। और एक बात आप खुद चेक करो, आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में कहीं बिल्डिंग दिख रही है क्या आपको, तो आपको उसका रेंट मिलेगा। एक बार चेक तो करो, खुद का बुद्धि लगाओ। भाई असेट साइड में अपने को बिल्डिंग दिख रही है क्या, अपने बैलेंस शीट में असेट में बिल्डिंग है क्या जो उसका रेंट मिलेगा? तो मेरे पास बिल्डिंग ही नहीं, तो रेंट किसका मिल रहा है? तो इसका मतलब बिजनेस में तो बिल्डिंग नहीं है, और बिजनेस में बिल्डिंग होती उसका रेंट मिलता तो बिजनेस इनकम होती। तो मेरे पास पर्सनल कोई बिल्डिंग है, उसका रेंट मिला और मैं वो अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, तो वो तो एडिशनल कैपिटल है ना यार। तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही होगी भाई। समझ में आ रहा है क्या? तो एडिशनल कैपिटल में 20,000 ऐड नहीं करना है, 20,000 प्लस 14,000, 34,000। या दो आप अलग अलग कॉलम में भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं एक साथ ऐसे करके कर रहा हूँ। और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू कैपिटल। भाई एक बार 20,000 में अलग लिख दिया तो मैं 14,000 अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ जगह है मेरे पास फुल। ओके, सेटल एकदम, चले आगे। अब बिल्डिंग वॉज परचेज, अब परचेज करा इसने। अब परचेज करिए बिल्डिंग 30 नवंबर को, बोले मैं अपनी ब्रांच लगाऊंगा, 3,50,000 की बिल्डिंग परचेज करिए। एंड सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन, उसकी हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब भाई साहब वही सवाल, पैसा कहाँ से दिया, कैश में से दिया, बैंक में से दिया? अब अजम्पशन लेने पड़ेंगे, अब जैसे ये बड़ा अमाउंट है तो फिर अज्यूम करना पड़ेगा बैंक से दिया होगा, है कि नहीं है? आईसीआई क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं, मैं तो अपनी समझ से बता रहा हूँ। हेलो, मैं तो समझ से बता रहा हूँ कि भैया अब अजम्पशन पे चल रहा है पूरा गेम, ये तो बताना चाहिए ना इसको फिर ये कैश का पेमेंट है, क्योंकि तू दोनों के अलग अलग अकाउंट बनवा रहा है मुझसे, और तू यहाँ स्पेसिफिकली बता नहीं रहा। तो मैं तो फिर क्या अज्यूम कर रहा हूँ सर यहाँ पे, किससे किया है पेमेंट? बैंक से ही किया है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, बैंक से ही किया होगा। अगर कैश में लिखा होता तो लिखा होता भाई साहब, वैसे यहाँ पे लिख के देना चाहिए था भाई, ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। तो हम तो ये मानेंगे बैंक से पेमेंट ही किया होगा। यस और नो? यस और नो? एक बार चेक करो आईसीआई क्या मान रहा है, बैंक से ही मान रहा है ना। चलो एंट्री बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसने एक बात आपको यहाँ पे हिंट दे दिया भाई साहब, क्या पता, बोल रहा है और भी कुछ खर्चा किया है बिल्डिंग पे जिसकी डिटेल मैं आपको नहीं दे रहा। हेलो, जिसकी डिटेल नहीं दे रहा, अब इसने कंफ्यूज कर दिया। तो या तो फिर मतलब बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इस एक्सपेंसेस का, या कुछ और निकल सकता है, देखना पड़ेगा। हेलो, अब यहाँ पे इसने एक हिंट दे दिया अपने को यहाँ पे पकड़ के, कुछ समझ आ रहा है क्या बोला? बिल्डिंग ली और उस पर कुछ खर्चा करा, तो वही बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए। बिल्डिंग तो कितने की ली, 13.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की, उस पर कुछ खर्चा कितना किया वो नहीं बता रहा, तो या तो वो बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, अभी तो ये समझ में आ रहा है। तो एक बार तो मैं बाय बिल्डिंग लिख के छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि अगर जितना खर्चा किया तो वो भी तो फिर बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए, पर अभी मेरे को कुछ भी दिया हुआ इन्होंने नहीं है, तो एक बार तो लिख देते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा पेंसिल से लिखो इसको एक बार आप, बाय बिल्डिंग को, क्योंकि जो खर्चा बिल्डिंग पे किया होगा वो भी बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए, अगर आता है तो, आता है तो। बाय बिल्डिंग कितना, 3,50,000, ये मैंने लिख दिया एक बार। चले आगे। ओके, अब ये बिल्डिंग को मैं असेट साइड में दिखा दूंगा, इतना मेरे को याद रहेगा, मैं देख लूंगा बाद में, है ना। अभी मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वो एक्सपेंस वाला हिंट मुझे नहीं पता अभी। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700, और ड्यू कितने हैं, 2,200। तो कैश जितना कैश से पे करा वो तो कैश अकाउंट में लिख देते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल। अच्छा रुको, एक बार जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्या पता वो एक्सपेंस एक्सपेंस निकल के बाहर आ जाए बिल्डिंग का, तो एक दो लाइन छोड़ देता हूँ। और बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल,
हाँ कितने रुपए पे करे वही आएगा यहाँ तो। 18,000 कैश में है ना। ओके। और पी एंड एल में कितना जाएगा रे? पी एंड एल में कितना जाएगा? जितना कैश पे करा, जितना एक्रू हुआ और कैश पे करा वो भी जाएगा, जितना एक्रू हुआ और कैश पे नहीं करा वो भी जाएगा। कुल मिला के एक्सपेंसेस जिसका फायदा ले लेते हैं वो जाता है पी एंड एल में। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल। अब मैं इसका ब्रेकअप बता रहा हूँ, देखो। तो पेड इन कैश 18,700 और प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? 20,900। ये कहानी है। श्योर। अब सर ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस को और कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट, क्लोजिंग ओपनिंग। क्लोजिंग इस साल का ही तो है। तो क्लोजिंग चलते हैं भैया, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स 2,200। समझ आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप एकदम मस्त। आगे अभी बोल रहा है क्लेम है अगेंस्ट दी फॉर्म फॉर डैमेजेस 1,55,000 का, वो अंडर लीगल डिस्प्यूट है। लीगल एक्सपेंसेस हैं 17,000। अच्छा पॉइंट है। अरे कुल मिला के भाई मेरे पे आपने केस कर दिया। आप बोल रहे हो कि हमको 1,55,000 दो। मैं बोला नहीं दूंगा। तुमने मुझे पे केस कर दिया। केस कर दिया तो तुम मुझसे 1,55,000 मांग रहे हो। और मुझे लग रहा है वो केस मैं हारूंगा। तो उतना तो मैं क्या बना लूंगा? प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से बनता है? पीएनएल से। एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम्स। प्रोविजन फॉर क्लेम्स अंडर डिस्प्यूट। और उसको प्रोविजन को मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दूंगा। तो ये तो सॉर्टेड है। अब लीगल एक्सपेंसेस हैं 17,000, तो ये तो पे कर दिए होंगे। लीगल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 17,000, तो ये तो पे कर दिए होंगे। लीगल एक्सपेंसेस वकील के खर्चे तो दिए होंगे ने? क्या मानू, तो पे कर दिए या ये पे नहीं करे? नहीं किए पे? कैसे बता? अरे नहीं यार। हाँ कर दिए होंगे। कैसे मान रहे हो आप? मान अज्यूम कर रहे हो या आपको लॉजिकली लग रहा है कि नहीं पे करा होगा? आप तो कह रहे हो पे कर दिए। किसको लगता है पे नहीं करे होंगे? बस लग रहा है। अबे अगर पे किए होते तो ऊपर कैश के ट्रांजैक्शन में देता ना आपको। इसने कहाँ दिया है आपको? कैश के ट्रांजैक्शन के बाद अदर ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब पे करा होगा कि नहीं करा होगा? नहीं करा होगा ना। अगर पे करता तो ऊपर कैश वाले ट्रांजैक्शन में देता। पे नहीं करा होगा तभी तो उसने बाहर दिया है। दिमाग तो लगाओ। हेलो। तो मैं तो ये मान लूंगा भैया पे नहीं करा है क्योंकि इसने अदर ट्रांजैक्शन में दिया है। हेलो। अदर ट्रांजैक्शन में दिया है मतलब लीगल एक्सपेंस भी पे नहीं करा है, मतलब एंट्री क्या हुई होगी? लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस और पेनल अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस। समझ में आया क्या? अरे बोलो। समझ में आया क्या? ऐसे क्या मान रहा है आप? चेक कर लो। मैं तो यही मानूंगा कि पे नहीं करा है क्योंकि पे करा होता तो ऊपर लिखता। पे करा होता तो ऊपर लिखता। समझ में आया क्या भाई साहब? लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्या? पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? आप तो ये देखो। यही है ना सर? पे नहीं करा है, बैलेंस शीट में भी दिखा रहा होगा वो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस के नाम से, चेक कर लो आप। तो चलो भैया। अपन चलते हैं, पहले चलते हैं पेंडल में। तो पेंडल में दो चीज, एक तो वो जो प्रोविजन बनाएंगे क्लेम्स का, 1,55 वो जाएगा पेंडल में। और ये अपनी लीगल फीस जाएगी। दोनों अलग अलग चीजें, इकट्ठी नहीं है। हाँ। नहीं, लीगल एक्सपेंस के नाम से जाएगी। दो एंट्री होती है ना, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, देन पेंडल अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंसेस। तो पेंडल आप लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टू लीगल एक्सपेंस इज द राइट वे टू राइट। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, तो प्रोविजन फॉर क्लेम्स भी आएगा यहाँ पे।
कितना है? 1,55,000 का तो प्रोविजन फॉर क्लेम बनाया, और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस है 17,000 की, वो भी पे करनी है। एक तो लीगल फीस पे करनी बाकी है, और एक जो आपने क्लेम किया वो पे करना बाकी है, उसका प्रोविजन बना दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें। सर आपने प्रोविजन क्यों बनाया? क्योंकि फर्म को लग रहा है हार जाएगा, इसलिए प्रोविजन बना लिया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म। क्लियर कहानी? चलें आगे। गुड्स रिटर्न किए सप्लायर को, परचेज रिटर्न, एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आ जाओ फिर, आ जाओ क्रेडिटर के डेबिट में चलो। 4,000। और क्या क्या है, सब एक साथ करवा दो। सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। 1,000। हाँ आगे बोलो। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, मतलब सप्लायर ने डिस्काउंट अलाउ किया तो मुझे मिला होगा, एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिटर के जाओ। कितना? और डिस्काउंट अलाउ किया होगा, डेटर कम हो जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड 2,000। अब ये चारों चीजें ट्रेडिंग पेंडल में भी जाएगी, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड तो आएगा, पहले तो परचेज आएगा, तो वो तो मेरे पास अभी नहीं है, जब आएगा तब लिख दूंगा। और उसमें से क्या लेस कर देता हूँ, परचेज रिटर्न। कितना परचेज रिटर्न? 4,200। एक बार लिख तो दूँ, भूल जाऊंगा बाद में। बाय सेल्स जितनी है वो वो तो आ ही जाएगी वर्किंग नोट से, डेटर से, पर इसमें से लेस सेल्स रिटर्न तो लिख दूँ। कितना सेल्स रिटर्न? है ना ये अकेला क्वेश्चन मस्त। चले आगे। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? पी ट्रेडिंग, पी के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड। कितना? 2,000। 2,400। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे एक दो लाइन छोड़ देना, फिर लिखना डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है? ये बताओ साहब, यहाँ तक आया मज़ा कि नहीं आया? मस्त है ना? चलें आगे। जो जो बोल रहा अपन करते जा रहे हैं। बस एक जगह ये जो बिल्डिंग खरीदी वो मैंने अपन ने पर ये मानिए भी बैंक से खरीदी, और बाकी तो बिल्स कलेक्टेड में तो मालूम ही था बैंक में पैसा मिला होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। बस एक ये इसने हिंट दे रखा है कि बिल्डिंग में कुछ खर्चा हुआ है, नहीं दे रहा मैं आपको कितना खर्चा हुआ है, तो क्या पता बैंक के क्रेडिट साइड में वो डिफरेंस निकल जाए, बैंक के क्रेडिट साइड में वो बिल्डिंग का डिफरेंस निकल जाए, क्रेडिट साइड शॉर्ट हो क्या पता, तो देखेंगे आगे। बिजनेस बोल रहा है रेंट पे करता हूँ मैं, तो उसका एनुअल रेंट कितना है? 20,000। वो आउटस्टैंडिंग है, एंट्री बोलो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और अगली एंट्री पी अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो पी में हो जाएगा टू रेंट, जो आउटस्टैंडिंग है। कितना? 20,000। और ये पेड नहीं है तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट। 20,000। यहाँ तक कोई परेशानी? सारा पॉइंट खत्म हो गया। अब क्या बारी है? अब बस वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालने की बारी है। एक बात बता देता हूँ, याद रखना जिंदगी में, जब तक बिल पेबल अकाउंट क्लोज ना कर दो तब तक क्रेडिटर क्लोज मत करना, जब तक बिल रिसीवेबल क्लोज ना करो तब तक डेटर क्लोज मत करना। ठीक है? क्योंकि बीआर और बीपी का डायरेक्ट लिंक होता है क्रेडिटर और डेटर से, तो पहले बिल पेबल क्लोज करोगे तो क्रेडिटर क्लोज होगा, बिल रिसीवेबल क्लोज करोगे तो डेटर क्लोज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहानियां कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए अपन चलते हैं पहले कैश और बैंक अकाउंट में। कैश और बैंक अकाउंट में चलते हैं।
अब अपन है ना अपने दिमाग चलाते हैं, देखते हैं कि यार क्या कहानी है। डेटर से कितना पैसा मिला वो दिया है क्या, देखो यहाँ पे। डेटर से कितना कलेक्शन हुआ वो दिया है क्या, यहाँ पे चेक करो। अकाउंट बना के, अकाउंट देख के चेक करो। सर क्यों आया है ना 5,700, अरे वो तो डिसऑनर हो गया। तो क्या साल भर में अपने डेटर ने पैसे ही नहीं दिया क्या? दिया तो होगा। तो कहाँ से निकाल सकते हैं वो? कैश या बैंक से? कैश या बैंक से निकल जाएगा। हेलो, हो सकता है कैश या बैंक से निकल जाए। इसके बाद देखो आप आओ, बिल रिसीव, कैश और बैंक में तो अभी देखेंगे, क्लोज करके देखेंगे। बिल रिसीवेबल में सारा सेट लग रहा है अपने को कि कितना अपने को पैसा मिल गया है। बिल रिसीवेबल से वो दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक सब कुछ दिया है। कितना एंडोर्स किया वो भी दिया है, डेटर से कितना बिल मिला वो भी दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन क्या पता निकल जाए मिसिंग। देखेंगे आगे। क्या पता कोई बिल डिसऑनर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। जो अपन ने बिल डिस्काउंट करवाया वो डिसऑनर हो गया हो, कुछ भी नहीं पता अपने को, क्या पता निकल जाए। क्रेडिटर में देखो अपन ने कितना पे करा वो दिया हुआ है। क्रेडिटर को कितना पे करा वो दिया हुआ है क्या? क्रेडिटर को कितना पे करा वो दिया हुआ था क्या? हाँ। तो मोटा मोटी क्रेडिटर की तो इन्फॉर्मेशन हमने को दी हुई है। तो यहाँ से परचेज निकल जाएगा, पर पहले क्या क्लोज करना है? बिल्स पेबल। तो एक बार बिल्स पेबल क्लोज करके देखो, देख क्या निकलता है, आपके हिसाब से क्या निकलता है। बिल पेबल क्रेडिट साइड में आ रहा है 36,000। 14,000 या माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है? 22,000 आ रहा है डेबिट में। तो डेबिट में 20,000 आ रहा है, तो क्या क्या मानेंगे इसको अपन? पे किया होगा अपन ने इनको। अब पे कैसे करा होगा, कैश से या बैंक से? उलझन है। पे कैसे करा है, कैश से या बैंक से? क्यों बैंक से, क्यों कैश में नहीं पे कर सकते? हाँ, कैश से नहीं पे कर सकते क्या? सर क्रेडिटर को किससे पे करा है? बैंक से। तो क्या अपन बिल पेबल को कैश से पे नहीं कर सकते क्या, मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अब यहाँ पे अजम्पशन है, क्या माने? क्योंकि अभी तक कैश और बैंक मैंने क्लोज नहीं करा। समझो आप। और वो क्लोज करूंगा तो वहां से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी। तो अगर मैं इसको ये बैंक मान लूंगा तो फिर वो बैंक वाला अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। कैश मान लूंगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर ये देखो उलझाने वाले पार्ट हैं, ये कंफ्यूजन वाले पार्ट हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमवर्क को पढ़ के तो मैं इसको बैंक मान सकता हूँ कि इन्होंने क्रिएटर को भी बैंक से पेमेंट किया, तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि बिल पेबल को भी ये बैंक से पेमेंट कर रहा होगा। मैं मान सकता हूँ। मान सकते हो। हमने पेमेंट नहीं दिया उनको, पर कुछ बोला हुआ नहीं है। कुछ भी नहीं बोला हुआ। और सर अब सुनो मेरी बात, अब सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या हम इनको, हमें इनको ये मानना चाहिए कि हमने इनको पेमेंट दिया? चलो पहले तो ये कंफ्यूजन है कि पेमेंट दिया है तो किससे दिया, कैश से और बैंक से। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमें क्या ये मानना चाहिए कि हमने इनको पे करा होगा? अगर पे करा होता तो ऊपर कैश के ट्रांजेक्शन में नहीं आता वो? अरे बोलो। अगर पे करा होता मैंने, पहला सवाल तो ये मुझे लगा मैंने पे कर दिया होगा, तो यही बच्चे को लगता है। तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर पे करा होता तो ऊपर कैश के ट्रांजेक्शन में नहीं दिया होता क्या? ऊपर दिया होता ना, वहां दिया हुआ था। मतलब हो सकता है कि ये पेमेंट ही नहीं करा अपन ने। हो सकता है कि अपन ने इनको पैसा पे ही ना करा हो सकता है कि ये डिसऑनर हो गए हो, मतलब हमने उनको पेमेंट ही नहीं दिया होगा। और अगर अपन बिल पेबल का पेमेंट देते हैं तो क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, या बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्या पता है डिसऑनर हो। अब बताओ ज्यादा ज्यादा बेटर क्या मानना है? पेमेंट बैंक से हुआ है, पेमेंट हुआ है ये मानना है, या पेमेंट हुआ ही नहीं ये मानना है? पेमेंट हुआ ही यही, पेमेंट हुआ नहीं है यही मानना है, क्योंकि पेमेंट होता तो ऊपर लिखा हुआ होता ना कैश के ट्रांजेक्शनों में, वहां तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैं तो उसको नहीं मान रहा पेमेंट हुआ है। मैं तो नहीं मान रहा ये पेमेंट हुआ है। कुछ आ रहा है क्या भाई? उलझाया पहले इसने, पर फिर इसने क्लियरफाई भी कर दिया कि भैया पेमेंट तो हुआ ही नहीं है लाला। पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। अब देखो आई से क्या मान रहा है। अब बताओ ये पेमेंट हुआ है मान रहा है। दिस इज कंफ्यूजन।
आप खुद बताओ ना, अगर पेमेंट हुआ होता तो ऊपर बोला होता इसने, अब पेमेंट हुआ है नहीं बोला है, और डिसऑनर भी मान सकते हैं। गलत तो क्या है? गलत तो क्या है, डिसऑनर मान ही सकते हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि लीगल एक्सपेंस भी फिर अपन ने ये माना था कि पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो बाहर दिया हुआ था, वरना तो हम उसको भी अज्यूम कर लेते कि क्या हुआ है साहब, पेमेंट हुआ है। कुछ समझ रहे हो क्या? तो ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे ना, एक आध दो लाइन आईसीए को देनी चाहिए। यहाँ पे आईसीए को एक आध दो लाइन देनी चाहिए, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी जब मैंने सॉल्व करवाया था तब भी लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन आई थी, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है। कुछ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, कुछ तो हिंट दे कि भाई नो बिल पेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। तो ये हिंट देता तो मैं मान लेता पेमेंट हुआ है, तो मैं फिर यहाँ पे बड़े आराम से पेमेंट करता। अब पेमेंट हुआ है तो किससे पेमेंट हुआ है, कैश या बैंक से, ये भी तूने नहीं बोला। पेमेंट हुआ है कैश से या बैंक से, ये भी तूने नहीं बोला, तो यहाँ भी मुझे अज्यूम करना पड़ता बैंक से हुआ है। अब आई से क्या अज्यूम कर रहा है? पेमेंट हुआ है वो अज्यूम कर रहा है, पर बैंक से हो वो भी अज्यूम कर रहा है। कुछ समझ रहे हो क्या यहाँ पे? हेलो। तो सर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आप घबराओ मत। एग्जाम में आएगा तो इतना वो बताएगा आपको क्या हुआ है। तो देखो आप है ना, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर लो कि नो बिल पेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। नो बिल पेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। ये आईसीआई को हिंट देना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में। बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा हिंट नीचे क्वेश्चन में होना चाहिए था कि भाई कोई बिल पेबल डिसऑनर्ड नहीं हुआ, मतलब पेमेंट हुआ, पेमेंट हो तो मैं कर दूंगा। अब इसमें भी तुम अजम्पशन करवा रहे हो बैंक से हुआ है। समझो आप तो टू बैंक। अब लगे तो बैंक में क्रेडिट साइड में लिखो बाय बिल पेबल। कितना? नहीं नहीं, क्यों मान लेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर तो वो बिल्डिंग वाला निकल सकता है। वो तो मैंने इधर लेट से लिखा है ना इसलिए। वो तो सेम कलर का पेन यूज कर लिया मैंने। समझ में तो आया कि तुमको मेरी कंफ्यूजन क्या है जिंदगी में? ओके। तो ये क्लोज हो गया, इसको तो पैक करो। अब अगर ये पैक हो गया तो एक काम करें, ये पैक हो गया, अब एक काम करें, क्रेडिटर पैक करें। क्रेडिटर पैक करें, अब तो क्रेडिटर में तो कोई शक ही नहीं है, कोई और इन्फॉर्मेशन ना आ सकती है। ठीक है, तो पहले क्रेडिटर की डेबिट साइड जोड़ो। तो बताओ परचेज कितना आ रहा हो, चेक करो। 4,54,100 मैच्ड। आईसीआई महाराज से मैच है ना अपना ये। कितने अजम्पशन करवा दिए इसने। ये बैलेंसिंग फिगर। अब ये परचेज कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग में, चलो ट्रेडिंग में चलो। 4,50,000। अब इसमें से रिटर्न माइनस करके बताओ नेट कितना है। 4,49,000। सेटल यहाँ तक। अब तो अभी मजा बाकी है इसमें, अभी तो मजा आएगा अभी आपको और। देखते हैं दीदी। क्लियर है? चलो। अब आ जाओ बिल रिसीवेबल में, आ जाओ पहले। बिल रिसीवेबल। अब देखो देखे इसमें डिफरेंस किधर आ रहा है, चेक करो। किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है? 55। तो इधर भी 55 आना चाहिए, डिफरेंस कितना आ रहा है? श्योर हो ना? 2,3,9,3 है ना? अब मेरी बात सुनो। लॉजिकली यहाँ पे ये नहीं मानना चाहिए पैसा मिला है, क्योंकि पैसा जितना मिला है वो उसने दे रखा है, 16,000। तो सर ऐसे कैसे कर रहे हो यार आप, फिर बिल पेबल में कैसे माना आपने पेमेंट किया है? क्योंकि वहां तो पेमेंट अपन ने कुछ भी नहीं किया था और आईसीआई ने वो अपने को मिसिंग दे रखा है, तो वो तो अपन ये मानते डाउट है। यहाँ पे अगर अपन नॉर्मली ये क्वेश्चन होता तो मैं ये नहीं मानना चाहता कि पैसा मिला होगा, क्योंकि जितना पैसा मिला होगा तो वो तो इसने अपने को अलग से दे ही रखा है।
तो क्या हो गया, उसके अलावा नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है, मिल सकता है। पर हम तो ये मान रहे ना पैसा मिला होगा, वो तो सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको पैसा मिला हुआ नहीं मान सकता। अब मैं अगर पैसा मिला हुआ नहीं मान सकता तो फिर क्या मानूं? फिर डिसऑनर मानना पड़ेगा। फिर क्या मानना पड़ेगा? डिसऑनर, क्योंकि बिल पेबल में तो पेमेंट किया है, वो दिया ही नहीं था, तो हमने चलो मान लिया पेमेंट किया है। और आईसीआई ने भी नहीं दिया हुआ, चलो अपन ने लाइन लिख के अपन ने मान लिया पेमेंट दिया है। ठीक है। यहाँ तो अपन ने पेमेंट जो जिससे बिल से जिससे पैसा मिलना था वो तो अपने को सारे पॉइंट दे ही रखे हैं ना। तो इसको भी 3,000 को भी फिर पैसा मिलना है ऐसा क्यों मानेंगे? आप इसको पैसा मिला है ये नहीं मानो फिर। आप इसको क्या मानो यहाँ पे? मेरे मैं तो ये मानता पहले प्रेफरेंस में, मैं ये अज्यूम करता कि पैसा नहीं मिला, ये तो डिसऑनर हुआ है। बिल पेबल में मैं पहला प्रेफरेंस यही मान रहा था पहले भी कि पेमेंट हुआ है। बट वो तो क्यों? क्योंकि अपने को ऊपर इसने अलग से कैश के ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए अपन फिर बिल पे डिसऑनर पे गए थे। वरना पहली प्रेफरेंस तो अपन क्या मान रहे थे? पेमेंट हुआ है, बिल पेबल याद करो। है कि नहीं? क्योंकि वहां पेमेंट नहीं हुआ था। अब यहाँ तो पेमेंट अपने को मिला हुआ है बिल रिसीवेबल से, तो अपन इसको ये नहीं मानेंगे कि भैया पेमेंट मिला है ये 3,000। तो मैं तो इसको डिसऑनर मानूंगा। आईसीएन ने क्या करा है देखो, डिसऑनर ही माना है ना यार अगर पेमेंट हुआ ही नहीं था बिल पेबल में तो अपन को यही मानना चाहिए था पेमेंट हुआ है। पर वो अपन कंफ्यूज क्यों हुए थे? क्योंकि अपने को कैश के ट्रांजेक्शन अलग से दिए हैं, वहां पे नहीं दिया हुआ था, तो फिर अपन बिल डिसऑनर पे आए थे। पर फिर आईसीआई ने वापस बोला नहीं पेमेंट ही करना थी आपको जी भाई साहब, और वो भी बैंक से करना है। तो वहां तो चलो कंफ्यूज हुए। यहाँ तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है सर। यहाँ तो अपने को पैसा मिलने वाली चीजें तो साफ साफ दी हुई है, मतलब ये पैसा नहीं मिला है। और अगर पैसा नहीं मिला है, 3,000 क्रेडिट में आना है, मतलब ये क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? बाय डेटर। ब्रैकेट में लिख देना बिल डिसऑनर्ड। सॉरी सॉरी एग्जाम में आ गया तो अरे भाई क्लैरिटी देगा, डोंट वरी। डोंट वरी। इतना बड़ा एक साथ नहीं आएगा वैसे भी। पोर्शन आएगा इसका। तो अब चलते हैं डेटर में। मतलब बैंक से अपने को नगद में तो मिले नहीं, बस बीआर ही मिला है, अपन यही मान रहे हैं। है ना? बताना भाई कितना आ रहा है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है? अब एक बात बताओ, यहाँ पे कलेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कहीं नहीं दिया हुआ, और क्रेडिट सेल भी नहीं लिखा हुआ। तो हो सकता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर अपने को कैश या बैंक से मिल जाए। कायदा तो देखो यही कहता है। बड़े बड़े फिगर हैं दोनों। डेटर में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? एक तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, एक क्रेडिट सेल्स। तो अपने को कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहीं नहीं दिया हुआ यार। डिस्काउंट अलाउ किया वो दिया है, सिलेंडर दिया है, बिल मिला, और अपने जो एक चेक मिला था वो डिस्काउंट हो गया। तो पैसा कहाँ पैसा बैंक से आया, वो तो पैसा डेटर से आया, वो तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। और क्रेडिट सेल भी नहीं दी, वो तो निकालनी है। तो पैसा डेटर से आया कि नहीं आया, कितना आया, तो वो तो अपन निकाल सकते हैं। क्या पता कैश और बैंक अकाउंट से निकल जाए। तो पहले अब अपने को कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहिए। पहले अब अपने को कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहिए, देखते हैं किसके डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। किसके डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, वहीं से ही तो पता लगेगा कलेक्शन कहाँ हुआ है। हेलो। अब चेक करते हैं पहले कैश और बैंक अकाउंट। पहले वो क्लोज करना चाहिए। हेलो। समझ आ रहा है क्या? ये तो बिल्कुल दिमाग वाली चीज है भाई। तो अब है ना, देखो किसके डेबिट साइड में डिफरेंस है, तो देखो सर दिखने से समझ में आ रहा है कि कैश का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट साइड में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैश के डेबिट से क्या निकल जाएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हेलो। और बैंक में क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो वो बिल्डिंग पे किए गए खर्चे निकल जाएंगे। समझो आप? हेलो, हिंट दिया था ना उसने अपने को। तो पहले कैश की क्रेडिट टोटल लगाओ। 9,21,150। पहले सिर्फ कैश की बात करो, बैंक की बात नहीं कर रहे अभी अपन। डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या हो गया? क्रॉस चेक करो ना, कैश का क्रेडिट टोटल बराबर ये आ रहा है क्या?
क्या गड़बड़ी करी है, चेक करो। 10 लाख। ये जो अपन ने फिगर्स लिखा है इससे कराया ना तूने, टोटल बुक से कराया देख के? इससे कराया, कितना आ रहा है? 10,23,350। प्लीज क्रॉस चेक वंस अगेन। 7,200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800 प्लस 7,60,750, 77,200, 25,000, 18,700 और ये क्लोजिंग बैलेंस भी 5,300। कितना आ रहा है भाई? 10,23,350 श्योर? 22 आ रहा है, 23 आ रहा है? अब निकालो डिफरेंस। 10,23,350 में से दोनों माइनस करो। 97,000। अब चेक करो, चेक करो। ये आ रहा है ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो यार। तो ये क्या निकल गया यहाँ से? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्योंकि देखो दोनों इंफॉर्मेशन आपको ये डेटर अकाउंट में कैसे मिस दे देगा कि क्रेडिट सेल भी नहीं दी हुई आपको और कलेक्शन डेटर भी नहीं दिया हुआ है, तो वो तो निकालना ही पड़ता ना, तो वो तो दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। तो ये कैश अकाउंट पहले क्लोज करना पड़ा यहाँ पे मेरे को, और अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? डेटर में। और अब डेटर के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कमॉन, क्या? बाय कैश। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, भाई साहब हाईलाइट कर लेना इसको कि अपन ने कैलकुलेट किया है। कैश अकाउंट से क्या निकाला है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर 8,97,150। मस्त है ना? कहाँ से किधर ले जा रहा है, फिर कहाँ से किधर ला रहा है। हम भी चलते जा रहे हैं रास्ते में। बस वो बिल पेबल वाला इसने कंफ्यूज कर दिया फालतू। उसमें हिंट दे देता है यार कि बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, तो मैं ये मानता भाई पेमेंट कर दिया। हम तो वैसे भी वही मान रहे थे। चलो अब टोटल लगाओ डेटर की। 10 लाख। अब बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? 9,50,750। और ये क्या है? कमॉन, सेल्स। चेक करो, सेम मैच्ड। और अब इस सेल्स को हम कहाँ लिख के आएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। चलो। 9,50,9,750 माइनस 1,200 कितना आ गया? आया कि नहीं मजा? पूरा 1 घंटा 13 मिनट हो गए। मैंने बोला था सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डिस्कशन करके करेंगे आराम से। जल्दीबाजी में समझ में नहीं आता भाई। तुम डेढ़ पे देख लेना चाहे वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलें आगे? क्लियर? अब अब चलते हैं भैया, वो बैंक अकाउंट क्लोज करना बाकी है। तो मेरे को लगता है कि बैंक में क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, क्योंकि तभी तो वो बिल्डिंग वाला अमाउंट निकलेगा। बिल्डिंग पे एक्सपेंस किया होगा तो वो क्रेडिट में डिफरेंस आना चाहिए। तो पहले आप बैंक की डेबिट साइड टोटल लगाओ कितनी आ रही। डेबिट में 9,27,700 डेबिट में। बताओ क्रेडिट शॉर्ट आ रही है क्या? कितना आ रहा है बताओ बैलेंस? ऑन बैलेंस कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है 22,000 आ रहा होगा। तो देखो मैंने आपको कहा था ना ये पेंसिल से लिखना।
मतलब 3,50,000 की तो बिल्डिंग परचेस करी, वो अपन लिख चुके थे, और 22,000 रुपीज का उस पर एक्सपेंस खर्च करा, तो वो 22,000 में किस में डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग में ही। तो बाय बिल्डिंग, नहीं नहीं, या तो तुम एक साथ इकट्ठा लिख दो, और या फिर अलग अलग लिखो, तो बाय बिल्डिंग 22,000 लिखना। क्यों सर, वो एक्सपेंस में डेबिट नहीं हो सकता क्या? अरे भाई, बिल्डिंग परचेज करने पे एक्सपेंस हुआ तो बिल्डिंग में डेबिट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या पता वो इंस्टॉलेशन फीस वगैरह अपन ने बिल्डिंग के दिए हो, या क्या पता रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लगे हो बिल्डिंग के अपने, तो वो तो बिल्डिंग में ही डेबिट होगा ना। तो ये निकल गया भाई साहब यहाँ का बैलेंसिंग फिगर, 22,000 रुपए। तो टोटल बिल्डिंग कितनी हुई मेरी, कमॉन, इसको दिखाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 3,72,000। हाँ वो तो निकाल रहे हैं ना। ये बिल्डिंग अकाउंट भाई साहब बैंक अकाउंट से आया है, बिल्डिंग, समझो आप। तो इसके लिए कौन सा वर्किंग नोट नंबर था? कैश और बैंक जो भी आपने बनाया है वो लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 2। और कैश और बैंक में जाके वहां पे सर्कल मार देना इस पे। कैश अकाउंट में तो डेटर में, और बैंक अकाउंट में इधर बिल्डिंग के खर्चे में। मस्त है ना? क्वेश्चन दिमाग तो खोला देखो इसने आपका। क्लियर? तो वही तो मजा आता है, सुडोकू तो यही है। चलो अब फटाफट से देखो, बिना टाइम टाइम वेस्ट करे ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करो। टोटल 290,200। डिफरेंस 2,38,000। ये कैपिटल बैलेंस आ गया ओपनिंग। अब ये ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का, इसको कहाँ लिख देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के इंटरनल कॉलम में। लिखो लिखो, डोंट वरी, अच्छा क्वेश्चन है ये। बस वो एक जगह बस उसको लिख देना चाहिए था, नो बिल पेबल हैज बीन डिसऑनर्ड, बस तो हम कहीं नहीं अटकते। 2,38,200। अब करो आप ट्रेडिंग पेंडल क्लोज करो, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। चलो ट्रेडिंग पहले टोटल बताओ, क्रेडिट साइड में कितनी आ रही है ट्रेडिंग में? 11,48,550। जीपी 588। ये रेफर कर देना, सेल्स कौन से अकाउंट से आया, और ये कौन से अकाउंट से रेफर कर देना। जैसे सेल्स मेरे वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, डेटर अकाउंट से। और परचेज कौन से अकाउंट से आया था? क्रेडिटर अकाउंट से आया था ना। तो क्रेडिटर का आपके कौन सा सीक्वेंस है वो देख के यहाँ पे रेफर कर दो। मेरे तो फोर्थ है, मैं रेफर कर दिया भाई यहाँ पे। और अभी जीपी ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बस हो गया मैम। जब से क्लास स्टार्ट की तब से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 588,650। लगाओ टोटल देखे क्रेडिट साइड के। टोटल 5,91,000। और नेट प्रॉफिट बताओ। 2 लाख, 2,57,000। हाँ, 700 आएगा क्या लास्ट में? 2,57,700 नेट प्रॉफिट। इसको ऐड कर दो अब कैपिटल में। 2,57,700, कितना कैपिटल कितना आ गया?
530, 5,13,100। और टोटल लगाओ। 7,77,000। खतरनाक, मज़ेदार, है ना, और टाइमदार। बहुत टाइम लग जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। अभी जरूर अपने को 1 आवर 20 मिनट्स लगा है, बट इसको जब आप प्रैक्टिस से करते मान लो और आपका फ्लो एकदम बेटर रहेगा, तो आप इसको मिनिमम 40 मिनट्स तो लगेंगे भाई साहब। 40 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि फिगर्स नए रहेंगे, कैलकुलेशन सारी करनी पड़ती है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में सेम आ जाए, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको ये नहीं करना है, लाइक इसको आपको छोड़ना है। वो एक छोड़ना होता है ना, तो ये होगा वो फिर क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्या हो गया सर, मैच नहीं हो गया? अब क्या दिमाग थक गया आपका? क्रॉस चेक करो, कुछ गलती कर दी होगी तुमने। सबकी ये आ रही भाई। चलो, तो ये था आपका सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन पूरी बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 10।